चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए, कल हम लोगों ने जो है रेजिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं तो आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो मैक्सिमम टॉर्क का 100% भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है। तो वहां से आपका कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दें, निकालने के लिए पूछा जाता है। बस एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे बोले कि अगर आप स्टार्टिंग में मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं, फिर स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो मैक्सिमम टॉर्क के बराबर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो जिस समय स्टार्टिंग टॉर्क आपका जो है, जिस समय आपका स्टार्टिंग के समय मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उस समय एसटी मैक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। वहां से आप डायरेक्टली कर सकते हो। और एसटी मैक्स उस समय कितना होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, R2 प्लस आर एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई एक्स टू नॉट। वहां से आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में आपको मैक्सिमम टॉर्क क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, तो वहां से वैल्यू आएगी x2 नॉट माइनस R2 विल बी देयर। R2 आपको क्वेश्चन में दिया होगा और x2 नॉट भी आपको दिया होगा, ठीक है। बाकी अगर कितना भी टॉर्क है आधा आधा प्रोड्यूस करना है, तो फिर आपको इक्वेशन लगानी पड़ेगी, स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइडेड बाय मैक्सिमम टॉर्क। ये जो रेशियो होता है, दिस इज इक्वल टू 2 st मैक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस st मैक्स का स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं एक दो कैरेक्टरिस्टिक आपको और बता रहा हूं, लेकिन वोल्टेज कंट्रोल या फिर स्पीड कंट्रोल जब आप पढ़ेंगे तब इन कैरेक्टरिस्टिक का ज्यादा यूज होगा, लेकिन पहले से समझते हुए चले, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट द स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा हूं। लेकिन इस बार पहले मैंने वेरिएशन दिखाया था, अगर मैं रेजिस्टेंस को चेंज करूं, अगर मैं रोटर के स्टैंड स्टिल लीकेज रिएक्टेंस को क्या कर दूं, चेंज कर दूं, तो मेरी जो स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसे चेंज होती है, ठीक है। इस बार मैं R2 को चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं x2 नॉट को चेंज कर रहा हूं, ठीक है। x2 नॉट को अगर चेंज करेंगे तो आपकी जो स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट डिफरेंट लीकेज रिएक्टेंस पे उसका जो है ग्राफ कैसा होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, दैट इज slip torque characteristic, slip torque characteristic, characteristic with different rotor leakage reactance, different rotor reactance, ठीक है। मतलब x2 नॉट, जब मैं x2 नॉट की वैल्यू चेंज करूंगा तो स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक कैसे चेंज होती है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैं स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक बना रहा हूं। पहले तो हम देखते हैं यार, जो है जो टॉर्क होता है, मैक्सिमम टॉर्क जो होता है वो आपका जो है क्या लीकेज रिएक्टेंस पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम टॉर्क क्या लीकेज रिएक्टेंस पे डिपेंड करता है, रोटर लीकेज रिएक्टेंस x2 नॉट बिल्कुल डिपेंड करता है। इक्वेशन होती है दैट इज टी मैक्स इज इक्वल टू होता है दैट इज 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई ns, और इसको हमने k भी मान लिया था, तो हम इसको k बोल देते हैं, k e2 नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x2 नॉट। और जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो भी किस पे डिपेंड करता है, लीकेज रिएक्टेंस पे डिपेंड करता है। और मैंने स्टार्टिंग टॉर्क की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली थी, वो मैं आपको लिखता हूं यहां पर, ठीक है। नाउ दैट इज नथिंग बट द जो मैक्सिमम टॉर्क होता है, मैक्सिमम टॉर्क उसकी वैल्यू होती है k इंटू E2 नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x2 नॉट। यहां से आप बोल सकते हैं जो मेरा मैक्सिमम टॉर्क है, जो मेरा मैक्सिमम टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल है रोटर लीकेज रिएक्टेंस के, स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस के, लीकेज रिएक्टेंस के, ठीक है। पहली चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए, क्या जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क अकर होता है एसटी मैक्स, क्या वो भी आपका x2 नॉट पे डिपेंड करती है, बिल्कुल डिपेंड करती है। फार्मूला होता है एसटी मैक्स इज इक्वल टू होता है R2 डिवाइडेड बाई x2 नॉट। जब भी आप जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो एसटी मैक्स बदल जाएगा, तो नया एसटी मैक्स निकालना पड़ेगा पीछे वाले में, ठीक है। आप सही से लेक्चर देखिएगा जो कल मैंने आपको बताया था। यहां से आप लिख सकते हैं जो एक्सटी मैक्स होता है, स्लिप जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क अकर होता है, दैट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x2 नॉट। मतलब जैसे जैसे मैं आपके रोटर के लीकेज रिएक्टेंस को बदलता जाऊंगा,
रोटर के लीकेज रिएक्टेंस को बदलता जाऊंगा, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू भी इस बार बदलेगी, और जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क ऑकर करता है वो स्लिप भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और अगर मैं स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में बात करूं, स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू होती है K इंटू E2 नॉट स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 नॉट का स्क्वायर। ये एग्जैक्ट इक्वेशन थी, और मैंने बताया था कि इंडक्शन मोटर में जो R2 होता है, R2 स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन H कंपेयर टू X2 नॉट। तो इसको हमने अप्रोक्सीमेट किया था स्टार्टिंग टॉर्क की इक्वेशन को K इंटू E2 नॉट स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई X2 नॉट का होल स्क्वायर। और यहीं से मैंने बोला था कि स्टार्टिंग टॉर्क रोटर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है। रोटर के रेजिस्टेंस को अगर आप बदलेंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क भी आपका बदलेगा। यहां से आप देखेंगे जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है X2 नॉट के स्क्वायर के। यहां से मैं लिख सकता हूं दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क भी आपका रोटर के लीकेज रिएक्टेंस पे डिपेंड करता है, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है होल स्क्वायर ऑफ द X2 नॉट के। अगर आप रोटर के लीकेज रिएक्टेंस को बदलेंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। चलो, तो मैं डिफरेंट X2 नॉट पे आपका स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूं। शेप तो आपको क्लियर है, तीन कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे, तीन केस लेंगे। पहले मैं X2 नॉट की वैल्यू ले रहा हूं, फिर अपने लीकेज रिएक्टेंस को मैं बढ़ाना स्टार्ट करूंगा। अच्छा ये बताओ, अगर मैं जो है आपके रोटर के लीकेज रिएक्टेंस को बढ़ाऊंगा तो स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होगा। लीकेज रिएक्टेंस को अगर बढ़ाएंगे तो जिस स्लिप में मैक्सिमम टॉर्क आकर हो रहा है, हेलो, अगर मैं रोटर के लीकेज रिएक्टेंस को बढ़ाऊंगा तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कम हो जाएगी। जिस स्लिप पे अगर आप लीकेज रिएक्टेंस को बढ़ाएंगे तो जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क ऑकर कर रहा है ये स्लिप भी कम हो जाएगी। और आप देखेंगे लीकेज रिएक्टेंस को जैसे ही बढ़ाएंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क कम होगा, मतलब मैक्सिमम टॉर्क भी कम होगा, स्टार्टिंग टॉर्क कम। किसमें रिडक्शन ज्यादा आएगा, मैक्सिमम टॉर्क में ज्यादा कमी आएगी कि स्टार्टिंग टॉर्क में ज्यादा कमी? दोनों कम हो रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे ये चीज मैंने आपको लिखवाई थी जब मैं स्टार्टिंग टॉर्क बता रहा था कि अगर आप रोटर के लीकेज रिएक्टेंस को बढ़ाएंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क में कमी ज्यादा आएगी। दोनों कम होंगे लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क में कमी आपकी ज्यादा आएगी। ठीक है, तो ग्राफ में बनाता हूं तीन लीकेज रिएक्टेंस के लिए। ठीक है, पहले हम आपका जो है रोटर का जो लीकेज रिएक्टेंस है वो कितना रखेंगे, X2 नॉट या फिर X2 नॉट डैश रखेंगे पहले केस। उसके बाद मैं अपने लीकेज रिएक्टेंस को और बढ़ाऊंगा, उसको रख दूंगा X2 नॉट डबल डैश, और फिर उसके बाद मैं अपने लीकेज रिएक्टेंस को और ज्यादा बढ़ाऊंगा, दैट इज कर दूंगा X2 नॉट ट्रिपल डैश। और इन तीनों केस में मुझे देखना है कि आपका जो है जो स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक उसका शेप कैसा आएगा। ठीक है, ठीक है, तीन केस में बनाऊंगा, ये कंडीशन है। पहले मैंने रोटर के लीकेज रिएक्टेंस को X2 नॉट डैश रखा है, X2 नॉट डैश रखा है, मतलब रोटर का जो लीकेज रिएक्टेंस है वो सबसे कम है। अगर लीकेज रिएक्टेंस सबसे कम होगा तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू भी ज्यादा होगी, अगर ये कम होगा तो स्टार्टिंग टॉर्क भी ज्यादा होगा, और स्लिप जिस फ्रीक्वेंसी पे ये आपका ऑकर करेगा मैक्सिमम टॉर्क उसकी वैल्यू भी ज्यादा, स्लिप की वैल्यू भी ज्यादा होगी। जिस समय आपका X2 नॉट की वैल्यू सबसे ज्यादा है, आपकी कैसी है, सबसे कम, ये अगर सबसे कम होगा, ये सबसे कम होगा, ये सबसे कम होगा, तो स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा, मैक्सिमम टॉर्क ज्यादा होगा, जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क अकर होगा उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। ठीक है, चलो, नाउ दिस इज नथिंग बट द, आ जाइए मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। नाउ दिस इज द ग्राफ। दिस इज द स्लिप, स्लिप जिसको कि हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दिस इज द टॉर्क। स्लिप आपकी कहां से कहां चेंज होती है, 0 से लेके 1 तक चेंज होती है। पहले केस में
आपका जो रोटर का लीकेज रिएक्टेंस है वो कितना रखा है, x2 डैश, सबसे कम रखा है। तो इस समय आपके मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू, मैक्सिमम टॉर्क चेंज होगा इस बार, जब R2 चेंज कर रहे थे R2 पे मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड नहीं करता था, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट थी। तो जब आपका लीकेज रिएक्टेंस सबसे कम होगा तो आपके मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू ज्यादा होगी, स्टार्टिंग टॉर्क भी इस केस में ज्यादा होगा, एंड दैट इज नथिंग बट द स्लिप, जिस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम टॉर्क है उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी, उसकी वैल्यू भी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। ठीक है, तो चलो पहले केस में, पहले केस में जब आपने x2 नॉट रखा है उस समय लिख दे रहा हूं, जब आप x2 नॉट रखेंगे ये सबसे कम है तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, मैक्सिमम टॉर्क भी ज्यादा होगा, स्टार्टिंग टॉर्क भी ज्यादा होगा, तो स्लिप की वैल्यू ज्यादा होगी। 0 से 1 है, स्लिप की वैल्यू इस समय ज्यादा होगी। दिस इज st मैक्स, इसको डैश से रिप्रेजेंट कर रहा है। इस समय आपका मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, ऑकर करेगा, और इस समय मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू भी ज्यादा होगी। मान लीजिए मैक्सिमम टॉर्क इतना है, इसको भी डैश से रिप्रेजेंट करा है, और स्टार्टिंग टॉर्क ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। तो ग्राफ ऐसे दिखेगा, जैसे जैसे आप स्लिप को बढ़ाते जाते हैं तो शुरुआत में मैक्सिमम टॉर्क तक टॉर्क की वैल्यू बढ़ती है, जैसे जैसे स्लिप को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और फिर उसके बाद टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और उसके बाद st मैक्स के बाद जैसे जैसे स्लिप को बढ़ाएंगे तो आपकी टॉर्क की वैल्यू कम होगी। ये आपका ग्राफ आएगा जब आपने रोटर का लीकेज रिएक्टेंस x2 नॉट रखा है, सबसे कम रखा है। ये मैंने करैक्टरिस्टिक ड्रॉ की है जब रोटर का लीकेज रिएक्टेंस है x2 नॉट, और इस समय जो स्टार्टिंग टॉर्क है दैट इज कॉल्ड st डैश। अब आपने क्या किया, अब आपने अपने रोटर के लीकेज रिएक्टेंस को बढ़ाना स्टार्ट किया। जैसे ही मैं रोटर के लीकेज रिएक्टेंस को बढ़ाऊंगा, जैसे इसको बढ़ाऊंगा तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क होगा उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, और स्टार्टिंग टॉर्क भी आपका क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क में रिडक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू st मैक्स। मैक्सिमम टॉर्क में उतनी कमी नहीं है जितना स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा तेजी से कम होगा। तो जैसे ही मैंने अपने रोटर के लीकेज रिएक्टेंस को बढ़ाया तो जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क ऑकर कर रहा था ये वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है x2 नॉट। मैंने रोटर के लीकेज रिएक्टेंस को बढ़ाया तो ये कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, इस साइड आपकी कम हो रही है, इस साइड बढ़ रही है। तो मान लीजिए ये आपकी जो है दैट इज इस केस में, नाउ दिस इज नथिंग बट द, जब आपने x2 डबल डैश रखा है तब ये वो स्लिप है जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क ऑकर होगा। ठीक है, और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू भी कम हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम टॉर्क भी कम हो जाएगा। इस केस में जो मैक्सिमम टॉर्क है वो इतना ऑकर होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, दिस इज अ मैक्सिमम टॉर्क। देखो मैंने मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू भी कम कर दी है, ये आपका है टी मैक्स डबल डैश। जब x2 नॉट लिया तो इतना मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू पहले से क्या हो गई है, कम हो गई है, पहले से कम हो गई। स्लिप जिस फ्लिप करे मैक्स वो भी पहले से क्या हो गई, कम हो गई, और आपका स्टार्टिंग टॉर्क भी कम हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी आएगी इस केस में। नाउ दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, ध्यान से देखिए, जब स्लिप को बढ़ाएंगे, जब स्लिप को बढ़ाएंगे आप, ये कैरेक्टरिस्टिक मैंने ड्रॉ की थी, दैट इज फॉर x2 नॉट डैश। अब जैसे ही आपने लीकेज रिएक्टेंस को बढ़ाया, ठीक है, लीकेज रिएक्टेंस को बढ़ाया, तो जैसे जैसे आपने लीकेज रिएक्टेंस को बढ़ाया तो स्लिप जिस मैक्सिमम टॉर्क अकर कर रहा है वो स्लिप भी कम हो जाएगी, और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसे ग्राफ आएगा। तो मैं यहां से बना देता हूं क्योंकि पेन थोड़ा सा सही से नहीं चल रहा है, ऐसे बना दे, मैं समझा देता हूं आपको। जैसे ही आपने जो है क्या कहते हैं, जैसे जैसे स्लिप को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो है टॉर्क बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा, st मैक्स तक।
और उसके बाद आपकी टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगा, एस टी मैक्स के बाद टॉर्क कम हो जाएगा और आप देखेंगे स्टार्टिंग टॉर्क में रिडक्शन ज्यादा होगा। जैसे अब जैसी एस टी मैक्स से ज्यादा आप जो है स्लिप को बढ़ाने स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग टॉर्क में जो रिडक्शन है वो ज्यादा होगा। ग्राफ देखो ऐसे बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है, लेकिन पेन की वजह से मैं ऐसे बना रहा हूं। ठीक है, देखो मैं आपका ग्राफ ऐसे बना देता हूं, जरा ध्यान सुनो। ये आपका ग्राफ है, ब्लू वाला ग्राफ है। ये ग्राफ आपने बनाया है जब आपने रोटर का लीकेज रिएक्टेंस कितना रखा है, x2 डबल डैश। जैसे जैसे आपने जो है अपने लीकेज रिएक्टेंस को पहले से बढ़ाया, लीकेज रिएक्टेंस पहले की अपेक्षा क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, पहले क्या था, कम, अब आपने लीकेज रिएक्टेंस को बढ़ा दिया। जैसे ही आपने लीकेज रिएक्टेंस को बढ़ाएंगे, पहले कम था, अगर लीकेज रिएक्टेंस कम था तो स्लिप जेट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम टॉर्क उसकी वैल्यू भी ज्यादा थी, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू भी ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही आपने जो है लीकेज रिएक्टेंस बढ़ाया, वैसे ही आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वो स्लिप जिस पे मैक्सिमम टॉर्क उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे स्लिप बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम एस टी मैक्स तक तो आपका टॉर्क बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद टॉर्क कम हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहां पर ये स्टार्टिंग टॉर्क है, जैसे द स्टार्टिंग टॉर्क, जैसे द स्टार्टिंग टॉर्क जब आपने रोटर के लीकेज रिएक्टेंस को कितना रखा है, x2 डबल डैश। आपने अपने अब नहीं माने और आपने लीकेज रिएक्टेंस को बढ़ाना स्टार्ट किया, यहां मैं लिख देता हूं x2 नॉट डैश कम है, उससे ज्यादा है x2 डबल डैश, ये ज्यादा है। अब आपने और लीकेज रिएक्टेंस को बढ़ाया, ट्रिपल डैश कर दिया, और बढ़ाएंगे तो स्लिप जिस फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम टॉर्क अकर कर रहा है उसकी वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी बेटा, और कम हो जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी। दिस इज द स्लिप जिस फ्रीक्वेंसी पे, या फिर ये वो स्लिप है जिस फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम टॉर्क अकर करेगा। नाउ दिस इज अ ट्रिपल डैश, और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मान लीजिए घट के मैक्सिमम टॉर्क कितना आ गया, जब आपने रोटर के लीकेज रिएक्टेंस को और कम किया तो अब मैक्सिमम टॉर्क जो है इतना रह गया। देखो पी कम होती जा रही है, दिस इज नथिंग बट द, ये है मैक्सिमम टॉर्क ट्रिपल डैश जब लीकेज रिएक्टेंस। ये ग्राफ में बनाने जा रहा हूं, ठीक है, मैं ग्राफ उल्टा बना रहा हूं, चलिए ऐसे ही बना देते। और आप देखेंगे स्लिप जिस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम टॉर्क अकर करती है वो स्लिप भी कम होती है, मैक्सिमम टॉर्क भी कम होगा, स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होगा। तो ग्राफ में बनाने जा रहा हूं, देखिएगा जैसे जैसे आप स्लिप को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एस टी मैक्स तक टॉर्क बढ़ेगा, एस टी मैक्स तक ग्राफ टॉर्क बढ़ेगा और उसके बाद अब टॉर्क कम होना स्टार्ट होगा, पीक पे पहुंचेगा। ठीक है, तो ग्राफ यहां से मैंने बना दिए, सीधे से बनाया, वहां से जाता है। क्यों ऐसा कर दिया, क्योंकि पेन में थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, चलो यहां मैं बना दी, जैसे जैसे आप स्लिप को बढ़ाते जाएंगे तो एस टी मैक्स तक तो टॉर्क बढ़ेगा और उसके बाद और स्लिप को बढ़ाएंगे तो फिर टॉर्क घटेगा। ये आपका जो है स्टार्टिंग टॉर्क है, किस समय, जब आपने रोटर का लीकेज रिएक्टेंस रखा है x2 नॉट ट्रिपल डैश और ये आपने लीकेज रिएक्टेंस को और बढ़ाया तो ऐसी करैक्टरिस्टिक आएगी। दिस इज द करैक्टरिस्टिक। ये तीन मैंने आपको कर दिखाए हैं, आपको समझ में आने चाहिए कि जो आपका जो टॉर्क होता है, मैक्सिमम टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क और जो फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम टॉर्क अकर होता है, ये तीनों रोटर के लीकेज रिएक्टेंस पे डिपेंड करते हैं। कैसे कैसे चेंज हो रहे ग्राफ की हेल्प से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। स्टार्टिंग टॉर्क में देखिए रिडक्शन मैंने आपको ज्यादा दिखाया एज कंपेयर टू आपका जो है मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क में उतनी कमी नहीं आ रही, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क में चेंज ज्यादा है, ये देखिए। चलिए एक चीज और देख लेते हैं, वोल्टेज पे वेरिएशन। अगर मैं सप्लाई वोल्टेज को चेंज करूंगा तो आपकी स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक कैसे चेंज होती है, क्योंकि V बाई एफ का रेशियो चेंज करते हैं तो आपकी डिफरेंट डिफरेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलेंगी, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क दोनों आपके डिपेंड करते हैं सप्लाई वोल्टेज पे। चलो बना लिया तो आगे चले। जैसे जैसे आप रिएक्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क अकर हो रहा है उस स्लिप की वैल्यू कम होती जाएगी। ये रिलेशन है इसमें
और ये रिलेशन है, स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होता जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क भी कम होता जाएगा, स्लिप की वैल्यू भी कम होती जाएगी। सबसे कम से जब रिएक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो स्लिप की वैल्यू सबसे कम, फिर और कम, दैट इज, और जब रिएक्टेंस सबसे कम है तब स्लिप की वैल्यू ज्यादा है, जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क ऑकर करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिए सप्लाई वोल्टेज पे, स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक फॉर डिफरेंट सप्लाई वोल्टेज या फिर डिफरेंट एक्साइटेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक फॉर डिफरेंट सप्लाई वोल्टेज, फॉर डिफरेंट सप्लाई वोल्टेज, डिफरेंट डिफरेंट सप्लाई वोल्टेज पे हम लोग स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हैं। मतलब मैं सप्लाई वोल्टेज को अगर बदलूंगा तो स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक में कैसा चेंज आएगा। ठीक है, यहां पर आप देखिए मैक्सिमम टॉर्क के बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला था के इंटू ई टू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x2 नॉट, यही होता है। और बेटा यहां पर मैंने बताया था कि E2 इज इक्वल टू होता है, E2 इज प्रोपोर्शनल टू E1 एंड E1 इज प्रोपोर्शनल टू V1। यहां से आप इसको लिख सकते हैं, यहां से मैंने लिखा था चूंकि E2 नॉट इज इक्वल टू होता है E1 बाई ए, ए टर्न रेशियो था, ए टर्न रेशियो। आज हम लोग के वर्ड यूज करेंगे जब हम रोटर के पैरामीटर आपका स्टेटर में रेफर्ड करेंगे तो उसके लिए हम लोग के वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये टर्न रेशियो था, वहां पर इफेक्टिव टर्न रेशियो यूज किया जाएगा। ठीक है, और दैट इज E1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है V1। V1 का मतलब सप्लाई वोल्टेज से है, तो बेटा E2 नॉट की जगह आप E1 स्क्वायर आ जाएगा और E1 की जगह V1 लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम टॉर्क जो होगा दैट इज, यहां से मैं लिखने वाला हूं E2, E2 की जगह आप लिख सकते हैं E1 का स्क्वायर और E1 की जगह लिख सकते हैं V1 का स्क्वायर। यहां से आप लिख सकते हैं जो मैक्सिमम टॉर्क है वो सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है और सप्लाई वोल्टेज के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर मैं सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो मैक्सिमम टॉर्क जो मशीन डेवलप कर सकती है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। स्टार्टिंग, अच्छा स्लिप, क्या जो जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क अकर करता है क्या वो सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करती है? नहीं, इंडिपेंडेंट होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो एस टी मैक्स जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क अकर होता है उसकी वैल्यू होती है R2 डिवाइडेड बाई x2 नॉट एंड दिस इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट टू द सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज को अगर बदलेंगे तो जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क अकर होता है उसमें कोई चेंज है, वो मैक्सिमम एस टी मैक्स वहीं पर रहेगी, आप चाहे जितना सप्लाई वोल्टेज चेंज करो, इट कैन नॉट बी डिपेंड। और जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क अभी अभी मैंने आपको लिखा था, अप्रोक्सीमेट फार्मूला था के E2 नॉट स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई x2 नॉट का स्क्वायर एंड दैट इज E2 इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा E1, तो दिस इज E1 स्क्वायर और E1 इज प्रोपोर्शनल टू V1, दिस इज V1 स्क्वायर। तो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है V1 स्क्वायर, सप्लाई वोल्टेज के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप सप्लाई वोल्टेज को बदलेंगे तो मैक्सिमम टॉर्क भी बदलेगा, स्टार्टिंग टॉर्क भी बदलेगा, लेकिन जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क अकर होता है वो नहीं बदलेगी, इट इज कांस्टेंट, इट कैन नॉट बी चेंज। और अगर मैं सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाऊंगा ही हमेशा, ठीक है, बढ़ाने के पे ग्राफ बना रहा हूं, अगर मैं अपने सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा तो जितना मैक्सिमम टॉर्क में इंक्रीमेंट होगा उतना ही स्टार्टिंग टॉर्क में भी इंक्रीमेंट होगा। जितना आप अपने सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाता जाएंगे जितना इंक्रीमेंट मैक्सिमम टॉर्क में होगा उतना ही सब दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क में भी होगा। दोनों आपके सप्लाई वोल्टेज के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बनाने की कोशिश करते हैं। कैसी कैरेक्टरिस्टिक? तीन कैरेक्टरिस्टिक बनाऊंगा फिर से।
बराबर इंक्रीमेंट होगा जैसे जैसे सप्लाई वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे। तो पहले मैं जो है V1 डैश पे बनाऊंगा, फिर V1 डबल डैश पे बनाऊंगा, फिर V1 ट्रिपल डैश, और सारे वोल्टेज बढ़ते हुए क्रम पे होंगे। ठीक है, तो पहले मैं सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू रख रहा हूं V1 डैश। पहली कैरेक्टरिस्टिक में बनाऊंगा कि सप्लाई वोल्टेज पे, जब मैंने सप्लाई वोल्टेज कितना अप्लाई किया V1 डैश, फिर मैं सप्लाई वोल्टेज को और बढ़ा दूंगा V1 डबल डैश कर दूंगा, और फिर मैं सप्लाई वोल्टेज को और बढ़ा दूंगा, उसको कर दूंगा V1 ट्रिपल डैश। तब मैं देखना चाहता हूं कि यार मेरी जो स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है उसमें क्या चेंज आएगा। मैक्सिमम टॉर्क और आपका जो है दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क बदलेंगे, लेकिन स्लिप जिस फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम टॉर्क अकर होता है वो चेंज होगी, वो फिक्स होगी, दैट इज नॉट चेंज। तो ग्राफ बनाते बेटा, चलो नाउ आई कैन बी मेक द ग्राफ। इस साइड में स्लिप दिख रहा हूं और इस साइड में टॉर्क दिखा रहा हूं। ठीक है, पहले मैंने सप्लाई वोल्टेज कम रखा है। अगर सप्लाई वोल्टेज की बेटा वैल्यू कम होगी, V1 डैश रख रहा हूं, V1 डैश, सप्लाई वोल्टेज अगर कम होगा तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू भी कम होगी और स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क अकर होगा उसकी वैल्यू आपकी फिक्स रहेगी। तो जितनी V1 डैश के लिए रहेगी उतनी ही V1 डबल डैश की, उतनी ही V1 ट्रिपल डैश, ये वैल्यू नहीं बदलने वाली। जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क अकर होगा ये तो फिक्स होने वाला है, इट इज नॉट चेंजिंग। तीनों केस में जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क अकर होगा ये स्लिप नहीं बदलेगी, ये आपकी एसटी मैक्स में ही फिक्स है। जब आप सप्लाई वोल्टेज को V1 डैश रख रहे हैं तो सप्लाई वोल्टेज कम है, ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू भी इस समय कम होगी और स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होगा। मान लीजिए इस केस में मैक्सिमम टॉर्क है आपका इतना, ये आपका मैं यहां बना देता हूं, ये आपका S इक्वल टू 0 मतलब सिंक्रोनस स्पीड पे बात कर रहे हैं, ये स्टैंड स्टिल पे बात कर रहे हैं। जब आपने सप्लाई वोल्टेज V1 डैश रखा है तो आपका जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क अकर हो रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस टी मैक्स डैश से। ठीक है, और मैक्सिमम टॉर्क इस समय कितना है, टी मैक्स डैश है, इसकी वैल्यू भी कम होगी। ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे जैसे आप अपनी स्लिप को बढ़ा, देखो करेक्टली से जैसे जैसे स्लिप को बढ़ाता जाऊंगा तो एस टी मैक्स तक तो टॉर्क बढ़ेगा, उसके बाद आपका टॉर्क कम होगा, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। तो मैं ग्राफ को सीधे बनाए दे रहा हूं पेन की वजह से। नाउ दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक आई, कैरेक्टरिस्टिक आपको यहां से बनानी है, ऐसे बनानी है, ठीक है, लेकिन मैं पेन की वजह से ऐसे बना दे रहा हूं जिससे कि साफ सुथरा फिगर बने। ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की है जब आपने सप्लाई वोल्टेज को कितना रखा है, V1 डैश रखा है। V1 डैश की वैल्यू क्या है, कम है। जब सप्लाई वोल्टेज कम रखा है तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू भी कम है और स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू भी कम है। इस समय स्टार्टिंग टॉर्क को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एस टी डैश से। अब मैंने सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाया, पहला केस है दैट इज V1 डैश। अब मैंने सप्लाई वोल्टेज को बढ़ा के V1 डबल डैश कर दी। जैसे ही सप्लाई वोल्टेज को आपने बढ़ाया तो आपका मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू में जितना इंक्रीमेंट होगा स्टार्टिंग टॉर्क में भी उतना ही इंक्रीमेंट होगा। लेकिन जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क पहले अकर हो रहा था अभी भी उसी स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क अकर होगा, क्योंकि वो नहीं बदलेगा। तुम सप्लाई वोल्टेज को चाहे जितना बदलो, लेकिन जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क पहले अकर कर रहा था अभी भी आप, तो आप ये ध्यान से देखिएगा अभी आपकी स्लिप की वैल्यू वही रहेगी। चलो इस बार कलर यूज कर रहा हूं ये वाला। जब आपने V1 डबल डैश अप्लाई किया तो स्लिप, जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क अकर करेगा उसको मैं रिप्रेजेंट एस टी मैक्स डबल डैश। अभी भी ये वैल्यू इसी स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क इसी स्लिप पे अकर होगा, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू बढ़ जाएगी। मैक्सिमम टॉर्क मान लीजिए बढ़ के इतना हो गया और सप्लाई वोल्टेज भी आपका बढ़ जाएगा, दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ जाएगा। जितना आपका स्टार्टिंग टॉर्क में इंक्रीमेंट है उतना ही आपका मैक्सिमम टॉर्क में भी इंक्रीमेंट हो। कैरेक्टरिस्टिक ऐसी आएगी, देखो
दैट इज एस टी मैक्स तक तो बेटा आपका जो है टॉर्क बढ़ेगा, फिर आपका टॉर्क कम होगा। ठीक है, ऐसी करेक्टरिस्टिक है, लेकिन मैं उल्टा बना रहा हूं। यहां देखो, जैसे ही आपने सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाया, आपका मैक्सिमम टॉर्क भी बढ़ जाएगा। अभी भी मैक्सिमम टॉर्क उसी स्लिप में ऑकर हो रहा है जिस स्लिप में पहले ऑकर हो रहा था, क्योंकि वो सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रही। दिस इज मैक्सिमम टॉर्क हो गया एस, एस यानी टी मैक्स डबल डैश। और ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, दिस इज लाइक दिस, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये आपका दिस इज नथिंग बट द, और स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू बढ़ जाएगी। स्टार्टिंग टॉर्क कितना हो जाएगा बढ़ के। करेक्टरिस्टिक ऐसी बनेगी, पेन की वजह से यहां से बना रहा हूं, नहीं तो टेढ़ी लाइन खींच जाएगी। ये कुछ करेक्टरिस्टिक बनेगी, दिखना चाहिए। ये करेक्टरिस्टिक है जब आपने अपने सप्लाई वोल्टेज को कितना रखा हुआ है, ऐसे देखे बना रहा हूं, उल्टा बना रहा हूं आपके लिए। ये आपकी करेक्टरिस्टिक है जब आपने सप्लाई वोल्टेज को बढ़ा के V1 डबल डैश कर दिया है। अगर आप माने नहीं, आपने सप्लाई वोल्टेज को और बढ़ाया, सप्लाई वोल्टेज को आपने और बढ़ाया और बढ़ा के V1 ट्रिपल डैश कर दिया, तो जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क अकर करा है वो अभी भी वही रहेगी। इट कैन नॉट बी चेंज। अभी भी आपकी जो है, मान लीजिए सप्लाई वोल्टेज को आपने V1 ट्रिपल डैश कर दिया, इस समय जो जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क है उसकी वैल्यू अभी भी वही रहेगी, और उस स्लिप को मैं रिप्रेजेंट को एस टी मैक्स ट्रिपल डैश है। अभी भी इसकी वैल्यू वही है, इसी स्लिप में मैक्सिमम टॉर्क अभी भी ऑकर होगा, क्योंकि वो चेंज नहीं होगी। और जितना बेटा मैं मैक्सिमम टॉर्क में इंक्रीमेंट होगा, उतना ही आपके स्टार्टिंग टॉर्क में इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट बिल्कुल सेम दिखा रहा हूं। मान लो जब आपने सप्लाई वोल्टेज को बढ़ा के V1 ट्रिपल डैश कर दिया, तो आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो इतना बढ़ गया। जितना स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा, उतना ही मैक्सिमम टॉर्क बढ़ेगा। एस टी ट्रिपल डैश, एस टी ट्रिपल डैश। इसको थोड़ा सा नीचे दिखा दे क्या, कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना ये। ठीक है, चलो मैं करेक्टरिस्टिक बना रहा हूं। करेक्टरिस्टिक जैसे जैसे आप स्लिप को बढ़ाएंगे, एस टी मैक्स तक टॉर्क बढ़ेगा, फिर आपका टॉर्क कम हो जाएगा। जितना मैक्सिमम टॉर्क में इंक्रीमेंट है, उतना स्टार्टिंग टॉर्क में, देखो स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ गया, मैक्सिमम टॉर्क बढ़ गया, लेकिन जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क ऑकर कर रहा है, वो स्लिप अभी भी फिक्स है। ये करेक्टरिस्टिक जब आपने सप्लाई एक्साइटेशन को V1 ट्रिपल डैश कर रखा है, ये ग्राफ बनेगा, ऐसे बनेगा। जैसे जैसे आप स्लिप को बढ़ाते जाएंगे, जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क है वो स्लिप आपकी फिक्स है, इट कैन नॉट बी चेंज। एस टी मैक्स तक तो टॉर्क बढ़ेगा, उसके बाद टॉर्क आपका कम होने लगेगा। दोनों में देखो इंक्रीमेंट सेम होगा, मैक्सिमम टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क। ऐसा ग्राफ आएगा। ये करेक्टरिस्टिक जब आपने सप्लाई वोल्टेज V1 ट्रिपल डैश रखा था, और ये रिलेशन दिया है इन तीनों के बीच में, ये करेक्टरिस्टिक आई। दोनों बढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ रहा है और मैक्सिमम टॉर्क बढ़ रहा है। इंक्रीमेंट मैंने लगभग सेम बनाया, जितना यहाँ इंक्रीमेंट उतना यहाँ, जहां इतना वहां। इसको आपने और बढ़ा दिया, ये करेक्टरिस्टिक बनेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग जो है एग्जैक्ट एनालिसिस पे आते हैं। एग्जैक्ट स्टडी स्टेट है, ये अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस थी, और यही आपको यूज भी करनी है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट एनालिसिस के भी फार्मूले लिखवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए, तो पहले तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा। एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा आपके इंडक्शन मोटर का। तो चलिए हेडिंग डालिए,
एग्जैक्ट स्टडी स्टेट एनालिसिस। अब चीजें आप जल्दी कर पाएंगे थोड़ा सा, तो क्या अप्रोक्सीमेट वाली चीजें आपको आती हैं? एग्जैक्ट मतलब स्टेटर रोटर सबके पैरामीटर आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। तो पहले तो हम लोग इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेते हैं, और जब इक्विवेलेंट डायग्राम मैंने आपको स्टार्टिंग बनवाया था तो एस स्लिप पे बनाते हैं, जनरल स्लिप पे ना, स्टार्टिंग के समय का बनाते हैं ना ही आपका जो है सिंक्रोनस स्पीड पे तो रन ही नहीं करता, एस स्लिप का बनाते हैं। ठीक है, तो लिखिए जरा, हेडिंग डालिए। पहले तो डिफरेंस थोड़ा समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मशीन के जो है, जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो उसमें किस किस पैरामीटर में अंतर आएगा आपका। ठीक है, चलो यहां पर जरा हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज इक्विवेलेंट सर्किट, क्योंकि उस इक्विवेलेंट सर्किट को भी अभी अप्रॉक्सीमेट करेंगे रिजल्ट्स को याद करने के लिए। लिखिए इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, अच्छा ये जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है, तो एक मान लो जो है मेरे पास जो है इक्विवेलेंट सर्किट क्यों बना रहे, इक्विवेलेंट सर्किट क्या बताता है? इक्विवेलेंट सर्किट आपको बताता है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ ए फिजिकल इंडक्शन मोटर। जो फिजिकल इंडक्शन मोटर है उसके जो कंपोनेंट होते हैं हम उनको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे कि हम उसकी परफॉर्मेंस को क्या कर पाए, एनालाइज कर पाए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इंडक्शन मोटर है, उसकी इफिशियंसी को मेजर करना है, बहुत बड़ी इंडक्शन मोटर है जिसकी इफिशियंसी आप मेजर करना चाहते हो, तो या तो उसमें एक्चुअल लोडिंग जो है करिए, एक्चुअल लोडिंग का मतलब कि सारा लोड वोड अप्लाई करिए, फिर आप जो है उसमें लॉसेज निकालिए करिए। दूसरा चीज है कि अगर आप उस इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट मॉडल बना लें, ठीक है, इक्विवेलेंट मॉडल बना ले, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, बिना लोडिंग किए हुए भी आप उसकी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हैं, इफिशियंसी निकाल सकते हैं। बस आपको पैरामीटर दें, जैसे मान लो मैं यहाँ पर बैठा हूँ इलाहाबाद में, और मेरी जो इंडक्शन मोटर है वो दिल्ली पे लगी हुई है। मैंने अपने जो है बंदे को फोन किया जो दिल्ली पे जहां इंडक्शन मोटर लगी है, मैंने बोला कि भाई जो इंडक्शन मोटर उसके मुझे पैरामीटर बता दो, उसका रेजिस्टेंस, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना है, लीकेज रिएक्टेंस कितना है, कितना आप एक्साइटेशन दे रहे हैं, और ये सब चीजें जानने के बाद मैं इलाहाबाद में बैठे बैठे आपको बता सकता हूँ कि वो जो इंडक्शन मोटर है उसकी इफिशियंसी कितनी होगी, जब वो फुल लोड पे चलेगा तो कितना टॉर्क डेवलप होगा, कितना मैक्सिमम टॉर्क डेवलप कर सकते हैं, या फिर कितना स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप हो रहा होगा। ये सारी चीजें मैं यहाँ पर बैठ के बता सकता हूँ। मशीन फिजिकली में यहाँ पर नहीं रखी, मशीन फिजिकली रखी है आपका कहाँ पर, दैट इज नथिंग बट द दिल्ली पे। लेकिन अगर आपको उसके पैरामीटर आपको दे दिए जाए, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, तो हम उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं प्री डिटरमिन, इसी को बोलते हैं प्री डिटर्मिनेशन। ठीक है, पहले से आप चीजें डिटरमाइन कर सकते हैं अगर आपको मशीन के पैरामीटर दिए जाए, इस चीज को एनालाइज करने के लिए हम लोग उसका मॉडल बनाते हैं। ठीक है, मतलब फिजिकली जो है हमें क्या होता है कि हमें मशीन के पैरामीटर दे दिए जाते हैं और हम चीजें अपनी कॉपी पेन में उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और जब प्रैक्टिकल देखा जाता है उस लोडिंग पे, तो लगभग आपके जो है जो आपका कैलकुलेशन और जो प्रैक्टिकल चीजों की वैल्यू होती है वो लगभग आसपास आती है। लगभग मतलब आपकी एरर हो सकती है 0.5%, 0.02%, बहुत कम एरर होती है। ठीक है, तो पहले तो हेडिंग डाल दीजिए, दैट इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या है कि किसी भी फिजिकल इंडक्शन मोटर के इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट को बनाना ही उसका इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है? इक्विवेलेंट सर्किट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फिजिकल इंडक्शन। कोई फिजिकल इंडक्शन मोटर है, उसके पैरामीटर को हम इलेक्ट्रिकल मॉडल द्वारा क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, और जो इलेक्ट्रिकल मॉडल होगा उसी को हम लोग उसका बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो लिखिए जरा, इलेक्ट्रिकल या फिर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द इक्विवेलेंट सर्किट मींस इक्विवेलेंट। लोग यहां से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क निकालते हैं तो यहीं से लोग पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैंने आपको उल्टा पढ़ा है क्योंकि वो फार्मूले हम यूज करेंगे, और इन फार्मूले को भी मैं आपको उनसे रिलेट कर दूंगा अपनी आगे चल के। इक्विवेलेंट सर्किट इज, इक्विवेलेंट सर्किट मींस, इक्विवेलेंट सर्किट मींस होता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सर्किट रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रिकल सर्किट रिप्रेजेंटेशन।
इलेक्ट्रिकल सर्किट रिप्रेजेंटेशन या फिर इलेक्ट्रिकल मॉडल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रिकल मॉडल, इलेक्ट्रिकल मॉडल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फिजिकल इंडक्शन मोटर। किसी फिजिकल इंडक्शन मोटर का इलेक्ट्रिकल सर्किट रिप्रेजेंटेशन उसका इक्विवेलेंट सर्किट कहलाता है। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर का मतलब है कि उस थ्री फेज इंडक्शन मोटर का आप इलेक्ट्रिकल सर्किट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? फॉर एनालिसिस ऑफ द परफॉर्मेंस पैरामीटर। तो लिख रहा हूं, दिस इक्विवेलेंट सर्किट इज यूज्ड, दिस इक्विवेलेंट सर्किट is used for the complete performance analysis, is used for the complete performance analysis, performance analysis of a machine, complete performance analysis of a machine without actual loading, without, मतलब बिना किसी एक्चुअल लोडिंग के भी आप उसकी परफॉर्मेंस को बता सकते हैं। विदाउट एक्चुअल लोडिंग, मतलब कोई भी लोड ना लगाए हुए भी मशीन के अगर पैरामीटर, और कंप्लीट परफॉर्मेंस एनालिसिस का मतलब रहता है, कंप्लीट परफॉर्मेंस एनालिसिस का मतलब होता है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इफिशिएंसी, मोटर की इफिशिएंसी, दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, फुल लोड टॉर्क। ये सारी चीजें कैलकुलेट करना बिना लोड लगाए हुए मशीन में। मशीन आपकी कहीं और रखी है, आप दिल्ली में बैठे, आप जो है इलाहाबाद में बैठे, बस आपको पैरामीटर दे दीजिए, उसके इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। और जब एक्चुअल में उसमें लोडिंग किया जाएगा तो ये सारी चीजें इतनी ही आएंगी। ठीक है। अब जो है देखो अंतर क्या होता है, जब मैं ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल बनाता हूँ और आपका जो है इंडक्शन मोटर का जब मैं इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल बनाऊंगा, तो पहला चीज तो आपका जो है जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है उसमें आपका अंतर होता है। मैग्नेटाइजिंग करंट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक कोर लॉस कंपोनेंट होता है, या फिर नो लोड करंट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो आपका कोर लॉस कंपोनेंट है, दूसरा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है। ठीक है। आपका जो है जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें एयर गैप होता है, ड्यू टू द एयर गैप। एयर गैप क्यों होता है? क्योंकि आपका जो रोटर उसको रोटेट करने के लिए आपको एयर गैप देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका रोटर रोटेट नहीं कर पाएगा। लेकिन आपका जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें आपका कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, तो वहां पर एयर गैप की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एयर गैप कम होता है तो रिलेक्टेंस कम होगा पाथ का, और अगर रिलेक्टेंस कम होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू कम होगी। लेकिन आपका जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें स्टेटर से रोटर में इंडक्शन मेथड द्वारा पावर ट्रांसफर होती है, तो ड्यू टू द एयर गैप पाथ का जो रिलेक्टेंस होगा, फ्लक्स के पाथ का जो रिलेक्टेंस होगा वो काफी ज्यादा होगा, और सेम फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए अगर रेटिंग सेम है तो सेम पावर ट्रांसफर करने के लिए ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट का रिक्वायरमेंट होगा। दूसरा आप देखेंगे कि आपका जो है जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें जो कोर लॉस कंपोनेंट होगा वो भी थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर वाइंडिंग लपेटेंगे। ठीक है। स्टेटर और रोटर रोटेटिंग पार्ट होता है, तो आपका जो है कोर लॉस कंपोनेंट भी ज्यादा होता है, तो कोर लॉस कंपोनेंट की वैल्यू ज्यादा हो, तो नो लोड करंट की वैल्यू आपकी इंडक्शन मोटर में क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है। या मैं लिख देता हूं, इस चीज को मैं लिख देता हूं, मैं फिगर बनाता हूं जिससे कि आपको सारी चीजें बिल्कुल लिंक रहेंगी। ठीक है। देखते जाइए। तो बगल में मैं ट्रांसफार्मर लिख रहा हूं और बगल में इंडक्शन मोटर लिख रहा हूं, दोनों का मैं पहले मैग्नेटाइजिंग सर्किट में अंतर दिखा रहा हूं आपको। दिस इज ट्रांसफार्मर और ये इंडक्शन मोटर। ठीक है। ट्रांसफार्मर का जो मैग्नेटाइजिंग सर्किट होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, ऐसे दिखा सकते हैं।
ठीक है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस मैग्नेटाइजिंग सर्किट। ट्रांसफार्मर का जो मैग्नेटाइजिंग सर्किट है कॉन्टिन्यूअस मैग्नेटिक सर्किट होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मैग्नेटिक सर्किट होता है, जो फ्लक्स होता है वो इस आयरन के थ्रू अपने पाथ को कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से रिलेक्टेंस कम होता है। जिसकी वजह से आपका जो मैग्नेटाइजिंग करंट है उसकी वैल्यू कम होती है। मैं कुछ एक नॉर्मल से डाटा लिख रहा हूं, हो सकता है डाटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो प्रीवियस डाटा से, बस अंतर समझा रहा हूं आपको। ठीक है, ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है आई म्यू, क्योंकि यहाँ पर एयर गैप आपका नहीं होता है, एयर गैप नहीं होता है, तो आपका आयरन का जो पाथ कंप्लीट होता है, जिसकी वजह रिलेक्टेंस कम होता है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट का रिक्वायरमेंट कम होता है। और ये लगभग आपका कितना होता है, जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है फुल लोड करंट का 4% से लेके 6%। फुल लोड करंट जितना ट्रांसफार्मर में फुल लोड करंट फ्लो करता है उसका 5 से 6% के आसपास होता है मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ IFL लिखा है फुल लोड करंट। यहां पर ध्यान से देखिए किसका मैंने क्या लिखा, मैग्नेटाइजिंग करंट। जो लॉस कंपोनेंट होता है जिसको आप IW से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉस तो बहुत ही कम होता है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, दैट इज दिस इज नथिंग बट द 1 से 2% ऑफ फुल लोड करंट होता है। और जो नो लोड करंट होता है वो लगभग आपका 5 से 8% होता है ऑफ फुल लोड करंट। 5 से 8, 5 के आसपास लिखा रहता है, मैंने एक नॉर्मल सी रेंज लिख दी है। आप उसको दिल से मत लगा लीजिएगा कि सर आपने 8 कैसे लिख दिया। मैं केवल आपको कंपेयर दिखा रहा हूं, और ये सारी जो वैल्यू मैंने लिखी है वो फुल लोड करंट के टर्म में लिखे हैं। किसके करंट में, फुल लोड करंट के टर्म में मैंने इसको लिखा हुआ है। और अगर बात किया जाए, हेलो, इन दोनों में रिलेशन देखा जाए, इन दोनों रिलेशन में मैग्नेटाइजिंग करंट और लॉस कंपोनेंट जो होता है, ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो लॉस कंपोनेंट का 3 से 4 गुना होता है। ये लगभग इससे 3 से 4 गुना होता है। ठीक है, मैं फुल लोड के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा, मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, कंपेयर करके मैं लिख सकता हूं, ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो आपके लॉस कंपोनेंट IW का लगभग आपका 3 से 4 गुना होता है। आई म्यू जो होगा वो 3 से 4 गुना, 3 to 4 times ऑफ IW। फुल लोड करंट नहीं लिखा। और बेटा यहां पर जो आपका ट्रांसफार्मर का जो नो लोड पावर फैक्टर होता है वो भी पुअर होता है, लेकिन इंडक्शन मोटर का ज्यादा होता है, क्योंकि I0 आपका जो है ज्यादा होगा। इसका जो नो लोड पावर फैक्टर होता है वो होता है लगभग, लैगिंग ही होता है ट्रांसफार्मर का, वाइंडिंग होती है लगभग 0.2 लैगिंग। ये आसपास लिखा मैंने, कोई ऐसा नहीं कि हिमांशु सर ने कुछ अलग लिखा दिया हो। ठीक है, उन्होंने जो डाटा लिखा वो बिल्कुल सही है, मैं केवल एक रफ वैल्यू बात कर रहा हूँ। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मैंने आपको इससे पहले वैल्यू लिखा रखी वो एग्जैक्ट वैल्यू थी, ये मैं आपको कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। ठीक है, इंडक्शन मोटर में क्या होगा, इंडक्शन मोटर में आपका एयर गैप होता है, तो आप बोल सकते हैं जो मैग्नेटाइजिंग सर्किट है ना उसके बीच में एयर गैप है, तो डिसकंटीन्यूअस मैग्नेटाइजिंग सर्किट होता है। उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिसकंटीन्यूअस मैग्नेटाइजिंग सर्किट को इंडक्शन मोटर में अगर बात किया जाए, इंडक्शन मोटर का जो मैग्नेटाइजिंग सर्किट होता है वो डिसकंटीन्यूअस होता है। इसको मैं रेड कलर से दिखाई, इस कलर से दिखा देता हूं, क्योंकि एयर गैप होता है स्टेटर और रोटर के बीच में। और जितना आई म्यू आपका बढ़ता जाएगा ना उतना ही आपका पावर फैक्टर भी पुअर होता जाएगा।
क्योंकि जब आप फेजर डायग्राम बनाते हैं ना तो ये आई म्यू होता है और ये आई डब्ल्यू होता है, और इनका रिजल्टेंट ही आपका नो लोड पावर है। जितना आई डब्ल्यू बढ़ता जाएगा उतना एंगल बढ़ता है, एंगल बढ़ेगा तो कॉस्ट की वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, अब ये तुमको आता है, नहीं आता तो फिर कुछ हो नहीं सकता। आपका जो मैग्नेटाइजिंग सर्किट है वो डिसकंटिन्यूअस, तो इसको ऐसे बना दिया जाता है, डिसकंटिन्यूअस मैग्नेटाइजिंग सर्किट। दिस इज द डिसकंटिन्यूअस मैग्नेटाइजिंग सर्किट। ये आपका जो है इंडक्शन मोटर में जो मैग्नेटाइजिंग सर्किट है वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस मैग्नेटिक सर्किट, और इसी को बोलते हैं कंपोजिट, मतलब एक से ज्यादा टाइप का जो है, एयर भी है और आयरन भी है, इसी को बोलते हैं और कंपोजिट मैग्नेटिक सर्किट होता है। ठीक है, और यहां पर जो है जो फ्लक्स होगा वो अपना पाथ जो है, कुछ पाथ वो एयर गैप के थ्रू भी क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ये आपका स्टेटर वाला पोर्शन मान लीजिए, ये स्टेटर वाला और ये रोटर वाला, बीच में एयर गैप है। दिस इज द एयर गैप, दिखा देता हूं, दिस इज द एयर गैप। एयर गैप, फ्लक्स अपना कुछ पाथ एयर गैप के थ्रू भी क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ठीक है, और एयर गैप है तो रिलेक्टेंस ज्यादा हो तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की वैल्यू ज्यादा होती है। एक मिनट, फोटो में दिक्कत आ रही है, कैमरे में रुक जाओ, मैं इसको फिर से शेयर करता हूं। चलो, यहां पर मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पर आपका एयर गैप होता है तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, आई म्यू। इंडक्शन मोटर में जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो आपका लगभग 25% से लेके 40%, मतलब जो है लगभग जो है 2.5 से लेके 4 टाइम्स होता है फुल लोड का। कल हम लोगों ने निकाला भी था क्वेश्चन में, देखो कल आपका जो स्टार्टिंग करंट था, स्टार्टिंग करंट निकाला था, स्टार्ट कर लो, ठीक है ठीक है, स्टार्टिंग करंट निकाला था। जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा, क्योंकि एयर गैप होता है जिसकी वजह से मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है इंडक्शन मोटर में वो फुल लोड का 25 से 40% के आसपास होता है ऑफ फुल लोड करंट। जो आपका कोर लॉस कंपोनेंट होता है जिसको आईडब्ल्यू से प्रिंट करते हैं, वो लगभग आपका लगभग 5% ऑफ फुल लोड करंट होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। और जो नो लोड करंट होता है इसको 35 कर लो आसपास, 35। और इनका फेजर एडिशन होता है, जो नो लोड करंट होता है इंडक्शन मोटर में वो 30% से लेके 40% ऑफ फुल लोड होता है। और अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो आपके दैट इज लॉस कंपोनेंट का होता है लगभग 5 से 7 गुना। ये वैल्यू आपकी लगभग 5 से 7 गुने के आसपास है। इंडक्शन मोटर में जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो कोर लॉस कंपोनेंट का 5 से 7 टाइम्स होता है आई डब्ल्यू, ये चीज ध्यान रखो। और बेटा जितना आईम्यू बढ़ता जाएगा उतना ही नो लोड पावर फैक्टर कम होता जाएगा, तो इंडक्शन मोटर का नो लोड पावर फैक्टर वो आपका ट्रांसफार्मर से भी कम होता है, और ये लगभग 0.1 के आसपास होता है। ये मैंने एक रफ वैल्यू लिखी है, ठीक है। ये मैग्नेटिक सर्किट है दोनों का,
जो कि डिसकंटिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, इनको बना लीजिए। आप बात करते हैं दूसरा डिफरेंस क्या होगा। एक तो आपका जो है आई नॉट में डिफरेंस होगा, आई म्यू में डिफरेंस होगा, और नो लोड पावर फैक्टर। दूसरा डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर इंडक्शन मशीन में जो टर्न रेशियो हम लेके चलते हैं। अच्छा ये बताओ यार, ट्रांसफॉर्मर में E2/E1 जब निकाला था तो N2/N1 आ गया था, लेकिन यहां पर जब हम E1 E2 की इक्वेशन लिखते हैं तो हम वाइंडिंग फैक्टर भी आते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न और वाइंडिंग फैक्टर आते हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न। तो जब हम रिफर्ड करेंगे ना, तो जो के यूज करते हैं, के यूज किया जाता है इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न। उसकी वैल्यू क्या होगी वो मैं भी बताता हूं। दूसरा जो डिफरेंस होगा, आ जाओ सेकंड डिफरेंस पे आते हैं। सेकंड डिफरेंस में जो आपके पास ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर में जो के होता है, के हम डिफाइन करते हैं। के जो होता है वो होता है N2/N1, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न को हम के बोलते हैं, के। ठीक है, दिस इज यूज फॉर ट्रांसफॉर्मर। के की वैल्यू ये हम लेते हैं ट्रांसफॉर्मर N2/N1, यही लेते हैं ना। चलो, लेकिन इंडक्शन मोटर में जो के होता है, ये ट्रांसफॉर्मर में यूज करना है। इंडक्शन मोटर में जो के यूज किया जाता है, नंबर ऑफ टर्न इन द रोटर इनटू वाइंडिंग फैक्टर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होती है, लेकिन इंडक्शन मोटर में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है। तो वाइंडिंग फैक्टर यूज करेंगे KW2, दैट इज N2 इंटू KW2। इसको नेक्स्ट उसमें लिख देता हूं, बगल में लिख देता हूं यहां पर। इंडक्शन मोटर में जो के आपको यूज करना है, के की वैल्यू आपको लेनी है, के इज इक्वल टू होगा N2 इंटू KW2 डिवाइडेड बाई N1 इंटू KW1। और बेटा इस चीज को बोला जाता है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न इन रोटर, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे NER। NER का मतलब क्या, रोटर इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न, जिसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न कैसे निकाले जाते हैं, दैट इज नंबर ऑफ टर्न को आप जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आप जो है दैट इज द वाइंडिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर रोटर है, हेलो ऊपर रोटर है, N2 का मतलब रोटर, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न ऑफ स्टेटर। तो जब भी के निकालेंगे ना, के जो होगा रोटर की इफेक्टिव नहीं, या तो आपको इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न देगा, नहीं देगा तो फिर आपको जो है टर्न देगा स्टेटर रोटर के, और उनके वाइंडिंग फैक्टर देगा। तो ये चीज हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैं लिख देता हूं, के की वैल्यू जो आपको यूज करनी है इंडक्शन मोटर में, ये यूज करनी है किसमें, इंडक्शन मोटर में। कहां कहां क्या अंतर है समझ में आना चाहिए। वेयर वेयर NER क्या है, NER किसको रिप्रेजेंट करा, N2 इंटू KW2। और बेटा NER का मतलब क्या है, इफेक्टिव, इफेक्टिव इफेक्टिव टर्न ऑफ द रोटर, इफेक्टिव टर्न ऑफ रोटर वाइंडिंग, इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्निंग रोटर वाइंडिंग। और NES क्या है, दिस इज द N1 इंटू KW1। और NES क्या है, इफेक्टिव टर्न ऑफ, के की वैल्यू फिक्स है, के जब भी आप निकालेंगे दैट इज इफेक्टिव
टर्न ऑफ द रोटर डिवाइडेड बाय इफेक्टिव टर्न ऑफ द स्टेटर। ये डेफिनेशन है इफेक्टिव टर्न ऑफ स्टेटर वाइंडिंग। और इफेक्टिव टर्न की डेफिनेशन में लिख देता हूं। इफेक्टिव टर्न कैसे निकाल, इफेक्टिव टर्न क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाइड बाय वाइंडिंग फैक्टर। इफेक्टिव टर्न मींस होता है इफेक्टिव टर्न इज नथिंग बट द इफेक्टिव टर्न, जैसे मान लो रोटर के नहीं, इफेक्टिव टर्न ऑफ रोटर का मतलब क्या होगा, इफेक्टिव टर्न ऑफ रोटर का मतलब होगा, इफेक्टिव टर्न ऑफ रोटर मींस प्रोडक्ट ऑफ एक्चुअल टर्न, actual turns of rotor and winding factor of rotor। रोटर के वाइंडिंग फैक्टर और एक्चुअल नंबर ऑफ टर्न को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो रोटर का इफेक्टिव टर्न निकल आएगा। इसी तरह स्टेटर का अगर इफेक्टिव टर्न निकालना है तो स्टेटर के एक्चुअल नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाइड बाय स्टेटर का वाइंडिंग फैक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका स्टेटर का इफेक्टिव टर्न निकलेगा। इफेक्टिव टर्न लेते हैं के लिए, के निकालने का ये फार्मूला होगा। चलिए अब जो है जरा बनाते हैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। और फिर अपनी एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। चलो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, या फिर इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं, लेकिन ये हम लोग जो है किस स्लिप में बना रहे हैं, जब रोटर आपका एस स्लिप पे रन कर रहा है। ठीक है, व्हेन द रोटर इज रनिंग एट द स्लिप एस। ठीक है, तो पहले मैं रोटर का बनाता हूं। आप देखेंगे रोटर में वाइंडिंग होगी, और रोटर की वाइंडिंग में जब करंट फ्लो करेगा तो रोटर की वाइंडिंग में जब करंट फ्लो होगा तो रोटर की वाइंडिंग में लॉस होगा, ओहमिक लॉस होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। तो उस हीट को दिखाने के लिए हमें रोटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा। इसे स्टेटर के पास भी वाइंडिंग होगी, स्टेटर की वाइंडिंग में जब करंट पास होगा तो स्टेटर की वाइंडिंग में भी आपका लॉस होगा, ओहमिक लॉस होगा, मतलब वाइंडिंग हीट अप करेगी। तो अब उस हीट अप को दिखाने के लिए इलेक्ट्रिकल में हम क्या करेंगे, स्टेटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दिखाएंगे। ठीक है, नाउ दिस इज आपका रोटर की वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को आप R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्टेटर की वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को आप R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों में ओहमिक लॉस होगा। ठीक है, अब भाई स्टेटर में भी आपका लीकेज होगा, कुछ फ्लक्स लीक करेगा, रोटर में भी कुछ फ्लक्स लीक करेगा। जैसे प्राइमरी सेकेंडरी में फ्लक्स लीक करता था, उसी तरह स्टेटर में भी कुछ फ्लक्स लीक करेगा, और आपका जो है रोटर में भी कुछ फ्लक्स लीक करेगा। कुछ फ्लक्स केवल स्टेटर के कंडक्टर से लिंक करेगा, कुछ फ्लक्स केवल रोटर से लिंक करेगा, और बाकी आपका दोनों से लिंक करेगा। उसको म्यूचुअल बोलते हैं, जिसकी वजह से पावर ट्रांसफर होती है। तो रोटर के लीकेज को दिखाने के लिए रोटर का लीकेज रिएक्टेंस ले रहे हैं। ये X2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे JX2 लिख देते हैं। एस स्लिप पे मैंने दिखाया था, एस स्लिप में मैं X2 से ही रिप्रेजेंट कर रहा था, स्टैंड स्टिल वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपका एस स्लिप पे फिगर बना रहा हूं। इसी तरह स्टेटर में भी कुछ फ्लक्स लीक करेगा, उसके लीकेज को दिखाने के लिए स्टेटर में लीकेज रिएक्टेंस देखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज JX1, दिस इज R1। ठीक है, अब जो है जो रोटर का सर्किट होता है वो तो आपका वाइंडिंग शॉर्ट होती है, तो इसको शॉर्ट कर देते हैं। नाउ दिस इज द शॉर्ट। ठीक है,
अब यहां पर बात करते हैं स्टेटर पे, ये बताओ। चलो, अच्छा यहां पर जो है रोटर की वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसको मैं E2 बोल देता हूं। दिस इज नथिंग बट E2, ठीक है। अब ये बताओ यार, जो है स्टेटर में कोर लॉस हो गया, रोटर में कोर लॉस हो गया। हाँ, दैट इज स्टेटर में ओमिक लॉस हो गया, रोटर में भी ओमिक, वाइंडिंग में लॉस ये दिखा दिया। कुछ फ्लक्स स्टेटर में लीक करेगा, कुछ रोटर में लीक करेगा। लेकिन ये बताओ यार, जो है आपका स्टेटर में भी कोर है, रोटर में भी कोर है, और कोर में आपके लॉसेज भी होंगे भाई। स्टेटर के कोर में भी लॉस होंगे, रोटर के कोर। लेकिन जब मैं आपको पावर फ्लो पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि रोटर में जो कोर लॉस होता है वो बहुत कम होता है, उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो क्या रोटर के सर्किट में आपको कोर लॉस कंपोनेंट दिखाना पड़ेगा क्या? कोर लॉस कंपोनेंट नहीं दिखाना पड़ेगा। लेकिन स्टेटर में तो अच्छा खासा कोर लॉस होता है, उसको हम दिखाते हैं। और जो कोर लॉस कंपोनेंट होता है, जो कोर लॉस होते हैं, वो आपके सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। ट्रांसफार्मर में सर ने पढ़ाया होगा, कोर लॉस कंपोनेंट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द एक्साइटेशन एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी। इसलिए हम क्या करते हैं, जो कोर लॉस, स्टेटर के कोर लॉस को कंसीडर करते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोर लॉस कंपोनेंट दिखाते हैं कहां पर, स्टेटर साइड का। और उसको दिखाने की, चूंकि आपका जो है वो ओहमिक, दैट इज उसको हम लोग क्या करते हैं, वो एक्टिव पावर लॉस होता है, तो उसके लिए हम एक रजिस्टर दिखाते हैं, फ्रेक्टिशियस रजिस्टर, जिसको RW बोलते थे। तो बेटा यहां पर मैं स्टेटर के कोर लॉस को दिखाने के लिए एक और रजिस्टर कंसीडर कर रहा हूं। नाउ दिस इज नथिंग बट द RW। नाउ दिस इज नथिंग बट द RW। RW जो होगा वो आपके स्टेटर के कोर लॉस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब ये बताइए भाई, फ्लक्स भी तो स्टेब्लिश करना है ना, फ्लक्स भी स्टेब्लिश करना है। फ्लक्स को स्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे जो प्रैक्टिकल मशीन होती है उसकी फाइनाइट परमेबिलिटी होती है, और फाइनाइट परमेबिलिटी होती है, तो फ्लक्स को स्टेब्लिश करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करना पड़ेगा। और बेटा उस करंट को दिखाने के लिए आपको एक मैग्नेटाइजिंग ब्रांच दिखानी पड़ेगी, जो उस करंट को दिखाएगा, जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस दिखाते हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। This is nothing but the magnetizing branch. ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटाइजिंग ब्रांच। यहां पर जो करंट फ्लो करेगा दैट इज IW, दिस इज I म्यू, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज नो लोड करंट, ठीक है। और स्टेटर की जो वाइंडिंग होगी उसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा उसको दिखा देते हैं E1, क्योंकि उसमें भी तो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, स्टेटर की वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न दिखाने पड़ेंगे, और उन टर्न्स के अक्रॉस E1 वोल्टेज इंड्यूस होगा। दिस इज नथिंग बट द E1, दिस इज नथिंग बट द E1। क्या मेरी बात क्लियर है? और ये जो मैंने सर्किट बनाया है, ये पर फेज सर्किट बनाया है, दिस इज द पर फेज, दिस इज द पर फेज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल। पर फेज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है। यहां पर हमने एक्साइटेशन दिया हुआ है, पर फेज है, एक्साइटेशन वोल्टेज को आप V1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V1 पर फेज, हर एक चीज पर फेज में डिफाइन की गई। E1 भी पर फेज है, जैसे मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस JXM, JXM थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट ये आपका स्टेटर का करंट होगा, इसको हम I1 से प्रिंट कर देते हैं, ये भी पर फेज होगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द I2 डैश, यहां पर जो करंट होगा दिस इज द I2,
ठीक है, दिस इज नथिंग बट द I2। डैश पैस हटा दो, अभी कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ा रहे हैं तो सारा। ठीक है, दिस इज I2 लाइक दिस। और बेटा यहां पर हम यूज कर रहे हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न यूज किए जाते हैं। दैट इज स्टेटर में इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं NES। हेलो, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगी इसलिए N1 नहीं लिख रहा हूं, टर्न होंगे लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न स्टेटर पे NES और रोटर में है NER। यहां से हम K निकालेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये आपका कौन सी ब्रांच है? दिस इज द कोर लॉस को कंपोनेंट को दिखा रही है। कोर लॉस RW जो होगा वो कोर लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आपके किस पे डिपेंड करते हैं? RW रिप्रेजेंट कर रहा है कोर लॉसेज को। स्टेटर कोर लॉस, कोर लॉस which depends on the voltage and frequency। कोर लॉस कंपोनेंट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। और ये आपका मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है जो कि मैग्नेटाइजिंग करंट को दिखाएगी। XM है मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। RW है कोर लॉस कंपोनेंट, कोर लॉस को दिखा रहा है। और जो कोर लॉस होते हैं वो डिपेंड करते हैं सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे। ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट होता है। अच्छा, यहां पर मैंने जो है साफ्ट नहीं दिखाया, साफ्ट दिखाना जरूरी होता है जिससे कि आपको क्लियर रहे कि भाई जो है ये तो लॉस में चली जाएगी, बाकी जो पावर बचेगी वो साफ्ट में ट्रांसफर होगी। तो साफ्ट अगर दिखाना चाहे तो आप दिखा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल मॉडल में मैकेनिकल लोड नहीं दिखाया जाता, इसलिए किताबों में नहीं दिखाते, इसलिए मैं दिखा। लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि जो भी स्टेटर से रोटर में पावर जाएगी उसका कुछ परसेंट पावर रोटर की वाइंडिंग में लॉस में जाएगा, बची हुई पावर कहां ट्रांसफर हो रही? साफ्ट में ट्रांसफर हो रही। ठीक है, ये सर्किट मैंने बनाया है किस स्लिप पे? एस स्लिप पे। जब आपका रोटर रन कर रहा है, फिर मशीन एस स्लिप पे रन कर रही है। एस स्लिप में मैंने E2 लिखा था और X2 लिखा था। ठीक है, चलो अब मैं हेडिंग डालिए स्टडी स्टेट एनालिसिस करने जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट स्टडी स्टेट एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो हेडिंग डालिए। ये आपके पास सर्किट डायग्राम है, दिस इज द सर्किट डायग्राम। यहाँ E2 नॉट नहीं लिखा है, यहाँ पर X2 नॉट नहीं लिखा है। एस फ्रीक्वेंसी जब एस स्लिप पे रन करता है तो इंड्यूस ईएमएफ को मैंने E2 और X2 से रिप्रेजेंट किया था, देख लीजिए आप। या फिर आप लिखना चाहते हैं यहाँ एस लिख सकते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर रहेगा। ठीक है, लेकिन लिख नहीं रहे, समझ लीजिए इतना। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिख रहे हैं, हेडिंग डालिए एग्जैक्ट स्टडी स्टेट एनालिसिस। अब हम लोग ने पूरा डायग्राम करना है। अब मैं रोटर के साथ साथ स्टेटर की पैरामीटर भी कंसीडर करने जा रहा हूं। ठीक है, उसके लिए मुझे पूरा सर्किट, पहले मैंने क्या निगलेक्ट कर दिया था, तो केवल रोटर के सर्किट से काम चल जा रहा था, लेकिन अब मैं सारे पैरामीटर पूरा के पूरे सर्किट को मैं कंसीडर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए एग्जैक्ट स्टडी स्टेट एनालिसिस। एग्जैक्ट स्टडी स्टेट एनालिसिस ऑफ इंडक्शन मोटर। एग्जैक्ट स्टडी स्टेट एनालिसिस का मतलब वी विल कंसीडर बोथ द पैरामीटर स्टेटर एंड रोटर। दैट मीन्स consider both stator and rotor circuit parameter। सर्किट पैरामीटर
कंसीडर बोथ स्टेटर एंड रोटर सर्किट पैरामीटर। ठीक है, अच्छा ये हमने क्यों बनाया है? स्टडी स्टेट एनालिसिस का मतलब क्या है? हम अपनी सर्किट की परफॉर्मेंस को एनालिसिस, इंडक्शन मोटर की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना चाहते हैं। एनालिसिस करने का मतलब हम जो है एक तो इफिशिएंसी निकालना चाहते हैं, और दूसरा जो टॉर्क डेवलप हो रहा है मशीन में, टॉर्क का मतलब होता है स्टार्टिंग। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क निकाल लिया तो फिर अगर मैं जो है मैक्सिमम टॉर्क में निकालू तो मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप रख दूंगा उसमें। स्टार्टिंग है तो एस इक्वल टू 1 रख दूंगा। फुल लोड का टॉर्क चाहिए तो मैं उसी फार्मूले में फुल लोड का रख दूंगा। ठीक है, तो मैं दो चीजें निकालना चाहता हूं। ठीक है, अब जो है जो एनालिसिस है उसमें मैं स्टेटर के पैरामीटर भी कंसीडर कर रहा हूं। और एनालिसिस में क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं अपनी इंडक्शन मोटर की परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहता हूं। परफॉर्मेंस को मेजर करने का मतलब होता है मैं इस मोटर की इफिशियंसी को निकालना चाहता हूं, साथ ही साथ टॉर्क निकालना चाहता हूं। दो चीजें निकालना चाहता हूं। तो चलो समझते हैं। और इस एनालिसिस करने का मतलब है मेजर द परफॉर्मेंस। ठीक है, मैं लिख रहा हूं एनालिसिस ऑफ इंडक्शन मोटर का मतलब क्या है? दैट इज मेजरिंग द परफॉर्मेंस, मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, एनालिसिस का मतलब होता है, लेकिन अभी जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं उसमें स्टेटर रोटर दोनों कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट नहीं कर रहा, एग्जैक्ट एनालिसिस करने जा रहा हूं। ठीक है, एग्जैक्ट स्टडी स्टेट एनालिसिस मतलब एग्जैक्ट कितनी मेरी जो है इफिशियंसी होगी, एग्जैक्ट कितना टॉर्क मेरा डेवलप होगा मशीन के अंदर। ठीक है, चलो। और बेटा परफॉर्मेंस को मेजर करने का मतलब दो चीजें मैं निकालने जा रहा हूं। पहली चीज मुझे निकालनी है दैट इज इफिशियंसी ऑफ मोटर, इफिशियंसी ऑफ मोटर। और दूसरा मैं निकालना चाहता हूं दैट इज टॉर्क। और टॉर्क का मतलब कौन सा टॉर्क? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। ठीक है, अच्छा मोटर की इफिशियंसी का फार्मूला मैंने तुमको बताया था। अगर आप मोटर की इफिशियंसी निकालना चाहते तो मोटर की आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई मोटर की इनपुट पावर। आउटपुट पावर को हम लोग नेट पावर बोल रहे हैं, नेट शाफ्ट पावर, नेट पावर या फिर आउटपुट पावर, या फिर इसको मैंने शाफ्ट पावर बोला था। ठीक है, तो मोटर की इफिशियंसी का मतलब होगा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर। ठीक है, आउटपुट पावर का मतलब क्या होगा? दैट इज शाफ्ट पावर। ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं नेट पावर, या फिर इसी को बोलते हैं आउटपुट पावर, होल डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। इनपुट पावर इज नथिंग बट द स्टेटर इनपुट पावर, पीएसआई। ठीक है, पीएसआई। और बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का मतलब होता दैट इज ग्रॉस मैकेनिकल टॉर्क। और इसका जो फार्मूला होता है दैट इज नथिंग बट द रोटर, इसका जो फार्मूला था दैट फार्मूला इज नथिंग बट द, जब हमने इसको निकाला था, रोटर आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई ओमेगा आर, यही फार्मूला था। और जब मैंने इसमें चीजें रखी थी, ओमेगा आर को सिंक्रोनस स्पीड में रखा था और ओमेगा आर को इनपुट पावर में, तो ये फार्मूला आपके पास कैलकुलेट होके आया था दैट इज इनपुट, रोटर इनपुट पावर डिवाइडेड बाई ओमेगा एस। एक्चुअल में जो फार्मूला था वो था ये, ओमेगा आर की जगह मैंने ओमेगा एस 1 माइनस एन एस लिख दिया था, और ये होता है 1 माइनस एस इंटू रोटर इनपुट पावर। ये कट गया था, तो दैट रोटर इनपुट पावर डिवाइडेड बाई दैट इज ओमेगा एस, ये आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का फार्मूला। ये बिल्कुल बेसिक फार्मूले हैं। ठीक है, एग्जैक्ट फार्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, अब मुझे ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस, ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। अगर मैं इन दोनों चीजों को कैलकुलेट कर, अच्छा इसी को हम बोलते हैं रोटर इनपुट पावर को एयर गैप पावर भी बोलते हैं, दैट इज ओमेगा एस। अगर मैं ये दोनों चीजें कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे क्या क्या चाहिए? अगर आप जो है आप अपनी मशीन जो है, मशीन के मुझे पैरामीटर दे दीजिए। ठीक है, पैरामीटर, डिजाइन पैरामीटर, डिजाइन पैरामीटर में मुझे वाइंडिंग के रेजिस्टेंस दे दीजिए, लीकेज रिएक्टेंस बता दीजिए, डिजाइन पैरामीटर और एक्साइटेशन बता दीजिए, तो मैं बता सकता हूँ कि किस स्लिप पे कितनी इफिशियंसी और कितना टॉर्क डेवलप होगा, ये बता रहा हूँ। इन दोनों चीजों को कैलकुलेट कैसे करेंगे, मुझे क्या क्या चीजें चाहिए समझिएगा। अब जरा मैं आपको जो है फिगर से इसको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है।
ठीक है, मुझे डिजाइन पैरामीटर अगर आप दे देंगे, डिजाइन पैरामीटर मतलब जो है दैट इज R1 JX1 R2 JX2, ये सारी चीजें दे दे और आप एक्साइटेशन दे दो, तो मैं आपकी मोटर की इफिशिएंसी बता सकता हूँ किसी भी स्पीड पे या फिर किसी भी स्लिप पे, और दैट इज नथिंग बट द आपका कितना टॉर्क डेवलप हो रहा होगा जब वो एस स्लिप पे रन कर रही होगी, वो सारी चीजें। ठीक है, तो यहां मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूं और क्या क्या अननोन होगा उसको अलग कलर से दिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल है और एग्जैक्ट एनालिसिस करने जा रहा हूं। R1 मुझको मालूम होगा, डिजाइन पैरामीटर है। JX1 भी मुझको मालूम होगा। नाउ दिस इज, ये सारे सारे डिजाइन पैरामीटर हैं। आपकी मशीन दिल्ली में रखी है और आपसे मैंने फोन करके आपके पैरामीटर पूछ लिया। दिस इज R1 JX1 RW JXM, दिस इज E1। नाउ दिस इज, ये रोटर का रेजिस्टेंस हुआ, ये लीकेज रिएक्टेंस हुआ, और दिस इज द शॉर्ट सर्किट। अरे साथ भी दिखा देता हूँ कि तुमको कंफ्यूजन ना हो जाए यार। दिस इज मैकेनिकल लोड एंड दिस इज योर शाफ्ट। हाँ, किस स्लिप से रन कर रहा है? एस स्लिप से रन कर रहा है। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द E2 R2 JX2। ये शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, दिस इज द मैकेनिकल लोड। दिस इज शाफ्ट, और ये आपका किस स्लिप से रन कर रहा है? एस स्लिप। एस स्लिप से रन कर रहा है। ठीक है, चलो एक्साइटेशन भी आपसे पूछूंगा कितना एक्साइटेशन दिया है। ठीक है, नाउ दिस इज द एक्साइटेशन। और ये पर फेज एनालिसिस कर रहा हूं, हर चीज पर फेज दी होगी। V1 पर फेज। अब जरा देखो, अब मुझे इफिशियंसी निकालनी है, तो इफिशियंसी कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिएगा। इफिशियंसी निकालने के लिए, मोटर की इफिशियंसी निकालने के लिए आपको स्टेटर इनपुट पावर चाहिए।
स्टेटर इनपुट पावर का फार्मूला क्या होगा? हेलो, व्हाट इज द स्टेटर इनपुट पावर? अब जरा देखिएगा क्या क्या चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी अगर आप अपनी मोटर की परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं। पहला चीज है इनपुट पावर क्या हो? स्टेटर इनपुट पावर। स्टेटर इनपुट पावर इज नथिंग बट द दैट इज V1 I1 cos ∅1, लेकिन 3 फेज मशीन है तो 3 से गुणा कर देंगे। तो स्टेटर इनपुट पावर का जो फार्मूला होगा, अगर आप अपनी मोटर की इफिशियंसी निकालना चाहते हैं तो स्टेटर इनपुट पावर का रिक्वायरमेंट होगा। स्टेटर इनपुट पावर का फार्मूला होगा V1 पर फेज I1 पर फेज इंटू cos ∅1। और 3 फेज की मशीन है तो 3 फेज की पावर मेंशन करते हो 3 से गुणा कर देंगे। ये बताइए, आपने मशीन को डिजाइन किया होगा तो उसमें जो है क्या कहते हैं कि इंसुलेशन भी डिजाइन किया होगा वोल्टेज के हिसाब से, तो ये वोल्टेज तो आपकी नेम प्लेट रेटिंग में दिया होगा। नेम प्लेट रेटिंग में वोल्टेज रेटिंग दी होगी, ठीक है। अगर आपको स्टेटर इनपुट पावर निकालना है तो दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो स्टेटर में कितना करंट फ्लो किया, और दूसरा ∅1 मतलब दैट इज V1 और I1 के बीच कितना एंगल बन रहा है ∅1। अगर ये दोनों चीजें आपको मालूम चल जाए तो स्टेटर में कितनी इनपुट पावर आ रही है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अननोन पैरामीटर आपका जो है, या फिर अगर आप जो है स्टेटर की इनपुट पावर निकालना चाहते हैं, सप्लाई वोल्टेज तो एक्साइटेशन है, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा या फिर ये चीज आपको मालूम होगी। अगर आप अपनी स्टेटर की इनपुट पावर निकालना चाहते हैं तो एक तो क्या क्या चीजें चाहिए आपको? I1 का रिक्वायरमेंट है। किसका रिक्वायरमेंट है? I1 का, और दूसरा आपको ∅1 का। ये दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इनको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं। दैट इज, एक तो आपको I1 स्टेटर में कितना करंट फ्लो करेगा, ये आपको करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा ∅1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, अब आते हैं जो है आगे, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे, अगर मैं रोटर साइड पे बात करूं, रोटर साइड पे, तो रोटर की इनपुट पावर क्या होती है? हेलो, रोटर इनपुट पावर का फार्मूला क्या होता है? टॉर्क निकालने के लिए रोटर इनपुट पावर चाहिए, या फिर इसी को एयर गैप पावर बोलते हैं, ठीक है। चलो, रोटर इनपुट पावर, हेलो, रोटर इनपुट पावर या फिर इसी को बोलेंगे एयर गैप पावर। इसी का इसका जो फार्मूला होता है, दिस फार्मूला इज 3I2 स्क्वायर इंटू R2/6, यही तो होता है ना। और ये तो भाई डिजाइन पैरामीटर है, स्लिप आपको बतानी पड़ेगी, कितनी स्लिप पे रन कराना है मोटर को, तभी इफिशिएंसी निकालेंगे। स्लिप मालूम होनी चाहिए, R2 आपको बताएगा। और अगर मैं बेटा रोटर की वाइंडिंग में कितना करंट फ्लो है, ये करंट कहीं से पता कर लूं, I2, इसका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। I2 भी आपका नोन पैरामीटर, यहां लिख रहा हूं, एंड दिस इज, यहां पर लिख रहा हूं इफेक्टिव स्टेटर टर्न, दिस इज इफेक्टिव रोटर टर्न, ठीक है। नाउ दिस इज, अगर आपको रोटर की इनपुट पावर चाहिए तो आपको रोटर की वाइंडिंग में, क्योंकि करंट वेरिएबल पैरामीटर होता है, जैसे जैसे आप लोड को बदलेंगे करंट बदल जाएगा, हर बार इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कैलकुलेटेड पैरामीटर है। और अगर I1 बदलेगा ना तो जो फेज एंगल है ∅1 ये भी बदल जाएगा, ठीक है। इसका रिक्वायरमेंट होगा। अब ये बताइए, जैसे ही आपका जो है रोटर इनपुट पावर आ जाएगी, रोटर इनपुट पावर आ गई, उसमें से आपको I2 आपने निकाली, रोटर इनपुट पावर के लिए I2 चाहिए होगा, और उसमें से ये लॉस घटा देंगे तो आपकी कौन सी पावर आ जाएगी? दैट इज रोटर आउटपुट पावर आ जाएगी। रोटर आउटपुट पावर, रोटर आउटपुट पावर, रोटर आउटपुट पावर, इसी को हम लोग बोलते थे ग्रॉस मैकेनिकल पावर, ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप, रोटर आउटपुट पावर। और इसका फार्मूला क्या होता है? 1 - S इंटू रोटर इनपुट पावर। रोटर इनपुट पावर निकालने के लिए I2 आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये आते ही आपका स्लिप आपको बताई जाएगी, आप रोटर आउटपुट पावर निकालने के। और बेटा नेट या फिर शाफ्ट पावर का फार्मूला क्या होता है?
नेट पावर या फिर शाफ्ट पावर इन नथिंग बट द ग्रॉस मैकेनिकल पावर या फिर रोटर आउटपुट पावर में से आप घटा देंगे मैकेनिकल लॉसेज। मैकेनिकल लॉसेज आपको देने पड़ेंगे। मैकेनिकल लॉसेज, और जैसी मैकेनिकल लॉसेज आप घटाएंगे इसमें से आपकी शाफ्ट पावर आ जाएगी। दिस इज द शाफ्ट पावर। तो आप देखेंगे यार जो है मेन मुद्दा है कि आउटपुट पावर कैसे निकलेगी, नेट पावर या फिर शाफ्ट पावर कैसे निकलेगी। इस शाफ्ट पावर को निकालने के लिए आपको आउटपुट पावर चाहिए, रोटर आउटपुट पावर चाहिए, रोटर आउटपुट पावर निकालने के लिए रोटर इनपुट पावर चाहिए, और रोटर इनपुट पावर निकालने के लिए I2। एक बार अगर आपने I2 कहीं से पता लगा लिया, कहीं से कैलकुलेट कर लिया, तो रोटर इनपुट पावर कैलकुलेट हो जाएगी। रोटर इनपुट पावर आती है, रोटर आउटपुट पावर आ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी नेट या फिर आउटपुट पावर आ जाएगी। इनपुट पावर के लिए आपको I1 और φ1 निकालना होगा। तो अगर मुझे किसी तरीके से I2, I1 और φ1 मालूम चल जाएगा ना, और ये डिजाइन पैरामीटर तो आपको दिए होंगे, ये डिजाइन है, मशीन डिजाइन हो गई तो ये पैरामीटर आपकी मशीन के कैलकुलेट हो जाएंगे। अगर मुझे आप मशीन के पैरामीटर बता दें, मशीन के डिजाइन पैरामीटर बता दें, और मैं किसी तरीके से मशीन का जो है रोटर का करंट, स्टेटर का करंट एंड दैट इज φ1 कैलकुलेट करूं, किसी तरीके से ये तीन चीजें कैलकुलेट करूं, उसके बाद मुझसे कुछ भी पूछा जाएगा, मोटर की इफिशिएंसी, कितना टॉर्क डेवलप, हर एक चीज को मैं क्या कर सकता हूं, बता सकता हूं। तो मेन मुद्दा है कि अगर आप अपनी मशीन की परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं तो आपको मेनली कैलकुलेट करना है I2, I1 और φ1। क्या मेरी बात क्लियर है? तो नेक्स्ट लाइन से लिखने हम जा रहे हैं, अगर मुझे डिजाइन पैरामीटर के साथ ही, अगर मुझे आप मशीन के डिजाइन पैरामीटर, फोन में मैं डिजाइन पैरामीटर आपसे पूछूंगी कितनी स्लिप में तुम रन करा रहे हो, रोटर का रेजिस्टेंस बता दो, स्टेटर का रेजिस्टेंस बता दो, लीकेज रिएक्टेंस बता दो, ठीक है, ये सारी चीजें मुझे बता दो। और अगर मुझे रोटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मालूम चल जाए, स्टेटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस φ1 मालूम चल जाए, तो मैं किसी भी स्लिप पे उसकी इफिशिएंसी, कितना टॉर्क डेवलप हो रहा है, वो सारी चीजें बता सकता हूं। तो लिख रहा हूं, और ये बताओ, अब मेन मुद्दा है ये चीजें कैलकुलेट करने का, I1, I2 और φ1, ठीक है। अच्छा ये बताओ यार जो है, तुम लोग नेटवर्क तो पढ़ ही चुके हो, नेटवर्क जब तुम यहां पर लगाओगे तो आप ये बताओ, आपका ये जो ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की वजह से डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, और अगर ट्रांसफार्मर की वजह से डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी तो I2 को कैलकुलेट करने में, अगर ये ट्रांसफार्मर ना होता, ये ट्रांसफार्मर ना होता तो ये डिसकंटिन्यूटी ना होती, तो करंट को कैलकुलेट करने में आपकी दिक्कत नहीं आती। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मेन मुद्दा है कि अगर मैं अपनी एनालिसिस को सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, तो जो ट्रांसफार्मर है ना, इस ट्रांसफार्मर को मुझे रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करने के लिए मैं रोटर के पैरामीटर को कहां ट्रांसफर कर दूंगा, स्टेटर। अगर मैं रोटर के पैरामीटर को स्टेटर में ट्रांसफर कर दूंगा तो ये डिसकंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से मेरी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं कैलकुलेशन में वो इजी हो जाएंगे। अभी भी कैलकुलेशन हो सकता है, नो प्रॉब्लम विल बी देयर, बट देयर इज ए डिसकंटिन्यूटी। यहाँ के सर्किट को अलग सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ के सर्किट को अलग सॉल्व करना पड़ेगा। मोर नंबर ऑफ इक्वेशंस, मोर कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर तो होता नहीं है, कई सारे ट्रांसफार्मर होते हैं। दैट इज, अगर आप जनरेटिंग स्टेशन से लोड सेंटर देखेंगे तो एक ट्रांसफार्मर नहीं लगा होता, कई सारे, तो उस तरह से कई सारी आपकी जो है अलग अलग सर्किट बनेंगे, एनालिसिस वेरी वेरी टफ। लेकिन अगर आप ट्रांसफार्मर को हटा दे बीच से किसी तरीके से, तो एक सिंगल सर्किट बन जाएगा, और वहां से ये जो करंट के कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूं, अपनी कॉम्प्लिकेशंस को हटाने के लिए, और या फिर स्टेटर रोटर के करंट को इजी तरीके से कैलकुलेट करने के लिए मैं इस ट्रांसफार्मर को रिमूव करने वाला हूं। और ट्रांसफार्मर को रिमूव करने का मतलब है मैं रोटर के पैरामीटर को स्टेटर में ट्रांसफर कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। मेन मुद्दा है कि अगर आप अपनी इंडक्शन मोटर की परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं तो रोटर का करंट और स्टेटर का करंट और φ1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर मेरे इस सर्किट में ट्रांसफार्मर रहेगा तो डिसकंटिन्यूटी रहेगी, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा बनेंगे। इन दोनों I1, I2 स्टेटर रोटर के करंट को कैलकुलेट करने के लिए मैं इस कॉम्प्लिकेशंस को कम करना चाहता हूं, जिसके लिए मैं अपने पैरामीटर को ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, नेक्स्ट लाइन से हम लोग लिखना स्टार्ट करें, नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट करिए। टू रिड्यूस, और इसीलिए रिफर्ड सर्किट बनाया जाता है।
और जब हम चीजें रिफर्ड करते हैं तो एक एजम्पशन लेके चलते हैं, वो एजम्पशन शायद आपको क्लियर होगा। जब आपने रिफर्ड नहीं किया था, रिफर्ड करने से पहले रोटर के सर्किट में जितनी पावर कंजम्पशन, रिफर्ड करने के बाद भी उतनी, हर एक एलिमेंट उतनी पावर कंज्यूम करेगा। अगर यहां पर आपका जो R2 रिफर्ड करने से पहले R2 रजिस्टर जितनी पावर कंज्यूम करे, जब मैं इसको रिफर्ड कर दूंगा ना स्टेटर साइड, तो भी इसका पावर कंजम्पशन उतना ही रहेगा जितना रिफर्ड करने से पहले था। डैश पैश लग जाएगा, लेकिन जो जब डैश लगा के पावर निकालेंगे और बिना डैश के पावर निकालेंगे, दोनों पावर एग्जैक्टली सेम आएंगे। ठीक है, वहीं से हम I2 डैश की वैल्यू निकालते थे। ठीक है, अब जाकर आपको बेसिक याद नहीं है तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, ट्रांसफार्मर के बेसिक याद करिएगा। लिख रहा हूं, टू रिड्यूस the complication, to reduce the complexity कर दे, to reduce the complexity in the calculation। अगर आप अपनी मशीन की परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हो तो स्टेटर और रोटर के करंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टेटर और रोटर के करंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जब तक ट्रांसफार्मर रहेगा तो नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा बनेंगी। तो उस कॉम्प्लिकेशन को खत्म करने के लिए एक सर्किट अगर हम पूरा बना लें तो हमारी कॉम्प्लिकेशन खत्म। टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेसिटी इन द कैलकुलेशन ऑफ स्टेटर करंट एंड रोटर करंट, that is I1 and I2। दस रोटर सर्किट, हमें इस कॉम्प्लिकेशन को कम करना चाहिए। रोटर के पैरामीटर को हम रिफर्ड करने वाले स्टेटर में, द रोटर सर्किट पैरामीटर, द रोटर सर्किट parameters is referred to स्टेटर साइड। स्टेटर साइड में हम इन पैरामीटर को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मुझे दूसरी क्लास भी लेनी है, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग 7:30 बजे इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। अब रिफंड करना सीख रहे हैं। ठीक है, और रिफंड करने के बाद क्या क्या चीजें दिक्कत आएंगी और क्या क्या चीजें हम निकालेंगे, हमें इस सर्किट को कैसे अप्रोक्सीमेट करेंगे और कैसे एनालिसिस करेंगे, 2 दिन में ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे कल स्टार्ट करते हैं। आपका जो है रिफर्ड करना मैं आपको सिखा दूंगा, कैसे कैसे चीजें रिफर्ड होंगी और किस समय कौन से फार्मूले लगाने, कितने कितने फार्मूले आएंगे, क्या फार्मूले वो भी देखते जाइएगा। ठीक है, चलो, तो आप मीटिंग को लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।